नमस्कार साथियों, मैं हूं केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 26 अप्रैल 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि पैरासाइट के कारण होने वाला यह रोग है जो कि एक मच्छर के काटने से फैलता है। तो विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यह दिवस मलेरिया रोग को नियंत्रित करने के लिए और उसके उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा 2008 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। और इस बार की थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। और किस मच्छर से फैलता है उसका नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यानी कि इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस भी होता है प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यह दिवस 25 अप्रैल को मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में पहली बार 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। सैन फ्रांसिस्को कहां पर मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा यूएसए में। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं उनके प्रतिनिधियों के और उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा जो हमारा संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन है उसमें भारत के वर्तमान में अस्थायी प्रतिनिधि हैं, उनका नाम है सैयद अकबरुद्दीन। तियानवेन 1 किस देश के स्पेस एजेंसी का पहला मंगल अन्वेषण मिशन होगा? तो यह जो मिशन है इसके बारे में घोषणा की गई है चीन के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA। और 24 अप्रैल को चीन ने अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया और उसी के अवसर पर इस मंगल अन्वेषण मिशन की घोषणा की गई। और इसके अंतर्गत ये लोग एक रोवर भेजेंगे कहां पर? मंगल ग्रह पर। 2011 में हालांकि चीन ने एक प्रयास किया था रूस की मदद से, लेकिन वह इनका प्रयास असफल रहा था। तो चीन का अगर ये प्रयास सफल होता है तो वह रूस, अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत के बाद मंगल मिशन को पूरा करने वाला 5वां देश बन जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अप्रैल 2020 में भारतीय उच्चायोग ने यानी कि जो इंडियन हाई कमीशन है उसने किस देश में व्यापार संवर्धन पर एक वेबिनार का आयोजन किया? तो ये इन्होंने किया है बांग्लादेश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो ये है रीवा गांगुली। तो रीवा गांगुली भारत बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ में इस वेबिनार में शामिल हुई। बांग्लादेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको ढाका में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है टका और पीएम यहाँ की है शेख हसीना। तो ये आप देख सकते हैं बांग्लादेश की लोकेशन। ध्यान रखिएगा भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह भी है बांग्लादेश के साथ में। ये भारत के कई राज्यों के साथ में अपनी सीमाएं बनाता है जिनमें है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। किस राज्य ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होती हैं महिलाओं की उनके लिए शून्य ब्याज ऋण योजना की पुनः शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। दरअसल ये जो शून्य ब्याज ऋण योजना है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 2011 में ये शुरू की गई थी उस समय के सीएम एन कुमार रेड्डी के द्वारा। तो एक बार फिर से जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने ये घोषणा की कि हम जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको बिना किसी ब्याज के ऋण देंगे और इन्हें 20,000 से 40,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा 93 लाख से ज़्यादा महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी आपको अमरावती में मिलेगी। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं बीबी हरिचंदन और सीएम मैंने आपको बता दिया जगन मोहन रेड्डी हैं। JK माहेश्वरी यहाँ के हैं मुख्य न्यायाधीश। सिंगापुर की कैलेडियम ने किस भारतीय बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 4.49% किया है? यानी कि इसने जो भारत का बैंक है उसमें कुछ और हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये बैंक है बंधन बैंक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अभी तक ये जो सिंगापुर की कैलेडियम इन्वेस्टमेंट कंपनी है इसका शेयर था 3.39%।
तो अब इन्होंने इसे बढ़ा करके 4.49% कर दिया है। बात करते हैं अगर हम लोग बंधन बैंक की, तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, जहां पर आपको यूको बैंक का भी मुख्यालय मिलेगा और इसके CMD है चंद्रशेखर घोष। किस अर्धसैनिक बल ने फाइलों के संचालन के लिए कार्यालय यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है CISF ने, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसे हम लोग केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, तो इसीलिए किसी भी फाइल को या फिर दस्तावेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए यहाँ पर CISF के द्वारा इस कार्यालय ऐप को लॉन्च किया गया है और इसका निर्माण CISF की जो इन हाउस तकनीकी टीम है उसके द्वारा किया गया है। CISF की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल है राजेश रंजन। और आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि CISF के द्वारा ही जो 2020 का वर्ष है इसे गतिशीलता का वर्ष घोषित किया गया है, यानी कि ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में घोषित किया गया है CISF के द्वारा। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इन्होंने ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की है पेटीएम के साथ में मिल करके। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि लॉकडाउन के दौरान में बहुत सारे लोगों का जो व्यवसाय है वो बिल्कुल चौपट हो गया है। तो अगर कोई पेटीएम का ग्राहक है तो वह पेटीएम ऐप पर जाएगा, वहाँ पर पंजीकरण करेगा और उस पंजीकरण के बाद में वह मोबाइल रिचार्ज को बेच सकता है। तो इसीलिए छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय प्रदान करने के लिए ये जो रिचार्ज साथी नाम का कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई है। बात करते हैं पेटीएम कंपनी की, तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। मुख्यालय इसका है नोएडा में और इसके संस्थापक और वर्तमान में अध्यक्ष हैं विजय शेखर शर्मा और इसकी पेरेंट कंपनी है 197। ध्यान रखिएगा अभी पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है इसने मास्टर कार्ड के साथ में साझेदारी की है, जिसके जरिए ये लोग डेबिट कार्ड जारी करेंगे। किस IIT संस्थान ने कोविड-19 के प्रसार के बारे में अनुमान लगाने के लिए वेब आधारित डैशबोर्ड जिसका नाम है प्रकृति विकसित किया? तो ये बनाया है IIT दिल्ली ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रकृति का नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। तो इसके फुल फॉर्म से ही आप समझ सकते हैं कि इस डैशबोर्ड के माध्यम से आगे भारत में किस प्रकार से कोरोना वायरस का प्रसार होगा उसके बारे में अनुमान लगाया जाएगा। तो इसके लिए ये लोग यूज़ करेंगे इन्फेक्शियस नंबर, जिसे हम लोग और नॉट के नाम से जानते हैं, और स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो हमारे यहाँ है, और WHO के आंकड़ों के आधार पर 3 सप्ताह के लिए ये लोग अनुमान लगाएंगे। यानी कि इनके द्वारा ये कार्य किया जाएगा कि हमारे देश में अगले 3 हफ्तों में कोरोना वायरस का प्रसार किस प्रकार से होगा, कितने लोग इससे संक्रमित होंगे, इसके बारे में अनुमान लगाया जाएगा इस प्रकृति डैशबोर्ड के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड यानी कि नेशनल शिपिंग बोर्ड का पुनर्गठन किया गया? तो ये जो राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड है इसका पुनर्गठन किया गया है और इसकी अध्यक्ष मालिनी शंकर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा एक 16 सदस्यीय उच्च सलाहकारी समिति का गठन किया गया है और इसकी अध्यक्ष होंगी मालिनी शंकर, जो कि शिपिंग की पूर्व डायरेक्टर जनरल भी रह चुकी हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं इस समिति की, यानी कि जो यह समिति है इसका काम होगा कि इंडियन शिपिंग और उसके विकास में या फिर उससे जुड़े हुए मामलों के लिए शिपिंग को सलाह दे, यानी कि जो हमारा शिपिंग मंत्रालय है उसको सलाह दे। और शिपिंग मिनिस्टर कौन है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अप्रैल 2020 में बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 यानी कि बात हो रही है एक चेस टूर्नामेंट की, तो इसे किसने जीता? तो इसे जीता है मात्र 16 वर्षीय खिलाड़ी अली रेजा फिरोजा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अली रेजा फिरोजा, इन्होंने हराया किसे? तो इन्होंने हराया विश्व चैंपियन खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को। किसे? फाइनल मुकाबले में इन्होंने नॉर्वे के विश्व चैंपियन खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। तो यह एक बड़ी जीत है अली रेजा फिरोजा के लिए, जो कि मात्र 16 वर्ष के हैं। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से RT-PCR यानी कि रियल टाइम पॉलीमराइज चेन रिएक्शन आधारित कोविड-19 किट के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला
पहला शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? यानी कि इस संस्थान के द्वारा एक किट डेवलप किया गया था और अब ICMR ने इसको अनुमति दे दी है कि आप इस किट के माध्यम से कोरोना वायरस का परीक्षण कर सकते हैं। तो ये संस्थान है IIT दिल्ली। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि IIT दिल्ली के द्वारा कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए प्रोब फ्री कोरोना वायरस डिटेक्शन ऐसे नाम से एक किट का निर्माण किया गया था और इसका निर्माण जो IIT दिल्ली के शोधकर्ता हैं उनके द्वारा कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ICMR ने इनको अनुमति दे दी है कि अब आप जा करके टेस्टिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ हिदायतें भी दी गई हैं कि आपको संवेदनशीलता और 100% विशिष्टता के साथ में इस टेस्ट को करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये आपको मिलेगा गुजरात के अहमदाबाद में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यह जो संस्थान है वह चर्चा में क्यों आया? क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया है और ICMR है उनके द्वारा इस संस्थान को ये मंजूरी दे दी गई है कि अब आप प्लाज्मा थेरेपी से किस प्रकार से इलाज होता है इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करें, यानी कि इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। और ये लोग यानी कि जो SVPIMSR है इसके द्वारा सबसे पहले डोनर की पहचान की जाएगी और उस डोनर से प्लाज्मा को लिया जाएगा और उसके बाद में जो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति होगा उसके रक्त में इस प्लाज्मा को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और फिर इस पर शोध की जाएगी कि उसका इलाज किस प्रकार से संभव होता है। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसका सबसे पहले प्रयोग करने वाला राज्य है केरल। किस स्पेस एजेंसी ने विशेष रूप से कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए वाइटल वेंटिलेटर विकसित किया? तो ये जो वाइटल वेंटिलेटर है इसका निर्माण किया है नासा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वाइटल का नाम पूरा क्या है? तो इसका नाम है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। तो ये इसका पूरा नाम है और इस वेंटिलेटर का उपयोग मुख्य रूप से जो लोग कोविड-19 के पेशेंट हैं और उनकी हालत ज़्यादा गंभीर है उनके लिए निर्मित किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं वेंटिलेटर जो कि बहुत ही आसानी के साथ में विकसित किया जा सकता है, यानी कि बहुत ही कम उपकरणों के साथ में इसका विकास नासा के द्वारा किया गया है। नासा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में और इसके अध्यक्ष जिम बर्नस्टीन। नासा के लिए सबसे अधिक समय तक कार्य करने वाले हबल स्पेस टेलीस्कोप की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो यहाँ पर हबल टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा ये जो हबल टेलीस्कोप है इसे नासा के द्वारा 1990 में लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया था और इस टेलीस्कोप का निर्माण लॉकहेड मिसाइल और स्पेस कंपनी के द्वारा किया गया है। नासा का अभी एक और टेलीस्कोप चर्चा में था जिसका नाम है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। चर्चा में यह क्यों था? क्योंकि 16 वर्षों के बाद में नासा ने इसे सेवानिवृत्त कर दिया है, यानी कि अब यह रिटायर हो चुका है नासा की सेवा से। ग्रीम वाटसन का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो ध्यान रखिएगा ग्रीम वाटसन ये संबंधित थे क्रिकेट से। तो ऑस्ट्रेलिया के ये एक क्रिकेट खिलाड़ी थे और अब 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। चलिए कल के प्रश्न का उत्तर जानते हैं। विश्व बैडमिंटन संघ, बात हो रही है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसने अपने IM बैडमिंटन अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्होंने बनाया है गोल्डन गर्ल PB सिंधु को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा और कई सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया था। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है DRDO द्वारा निर्मित मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोसिस लेबोरेटरी का उद्घाटन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।